चलिए इधर देखिए ध्यान से। पहले तो आपको सीपीआई को ट्रेड करने से पहले सीपीआई क्या होती है इसको समझना है। सीपीआई को हम बोलते हैं कंज्यूमर। आज आप इसी पे नोट्स बना लो, टाइम बचेगा तो ट्रेंड लाइन को कवर करेंगे, वरना तो इसको समझ लो आज, क्योंकि आज आई है ये तो थोड़ा सा आपको इसका रेलिवेंस भी समझ में आ जाएगा जल्दी। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, और आज इसके नोट्स को, सीपीआई के नोट्स को फाइनल कर लेना। इसके बाद में दोबारा कभी बताना ना पड़े मुझे आप लोगों को कि सीपीआई क्या है। प्राइस दाम और वस्तु कुछ भी कह सकते हो आप। कीमत सर। कीमत। बेसिकली ये जो सीपीआई होता है ये क्या बताता है कि किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो सकती है, इंडिया हो सकता है, अगर ये सीपीआई यूएसए का आता है तो यूएसए के बारे में क्या बताता है। ये बताता है कि इस कंट्री के अंदर जो लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि मिल्क, सीरियल्स, अनाज, सीरियल्स कह लो आप, और वीट, ऑयल, पेट्रोलियम, उसके बाद क्लोथ्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो एक इंसान कंज्यूम करता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। बेसिकली ये वाला जो सूचकांक होता है, आंकड़ा होता है, ये बताता है कि वो कंज्यूम करने वाली चीज़ें महंगी हो गई हैं या फिर सस्ती हो गई हैं। और एक तरह से ये एक पैरामीटर होता है किसी भी कंट्री में ये बताने के लिए कि वहाँ पे महंगाई कितनी है। आपने सुना होगा ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में एक पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि हाउस होल्ड में या डेली वेजेस में या एक आम आदमी के द्वारा जो जो चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं वो महंगी हैं या सस्ती हैं, या महंगाई वास्तव में है या नहीं, वो इस सूचकांक से हम मेजर करते हैं। और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए कि ये बेसिकली महंगाई के बारे में बताती है ये जो न्यूज़ आती है। अब जिस दिन ये अनाउंस होती है उसमें 3 न्यूज़ रहती हैं, उनको हम बात करेंगे। सीपीआई मंथ ओ मंथ, एक कोर सीपीआई एमओएम, एक सीपीआई ईयर ओ ईयर। एक में पूरे साल की महंगाई दर के बारे में होता है, एक में मंथ का होता है, एक में कोर सीपीआई का मतलब सीपीआई में कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और कोर सीपीआई में जो छोटी से छोटी चीज़ें भी हैं वो भी इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो ये 3 पैरामीटर बेसिकली रिलीज होते हैं इस दिन। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि महंगाई को काबू कौन करता है, किसी भी कंट्री के अंदर महंगाई को काबू करता है वहाँ का सेंट्रल बैंक और वहाँ की गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स को उठाकर। अब मेनली हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक क्या करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्री के अंदर, बाजार के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। इसका मतलब कि बाजार के अंदर या उसके अंदर पैसा उतारा जाता है और पैसा डाला जाता है। और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि आज सीपीआई का काम ख़त्म हो जाएगा। आगे से जब ये न्यूज़ आएगी तो आप इस पे एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हो, आप इस लायक हो जाओगे, बट दिमाग से थोड़ा। ओवर ट्रेडिंग नहीं, ओवर रिस्किंग नहीं करनी, ओवर साइज नहीं उठाना है। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि बाजार में से पैसे को निकालना है, माइनस करना है।
और लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब होता है बाजार में पैसा प्लस करना है, सरप्लस करना है, बढ़ाना है और लोगों को पैसा देना है, लोगों की जेब में पैसा डालना है। और यहाँ से एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वहाँ से पैसा निकालना है। अब देखिए, महंगाई आने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? सप्लाई डिमांड का एक खेल आपने सुना होगा, सप्लाई का बड़ा पंगा होता है। जब लोगों की जेब में पैसा आ जाता है तो वो चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ओवरली कंज्यूम करना, और कई बार इस तरीके से करते हैं कि जो चीज़ नहीं बिची है वो भी उठाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कुछ चीज़ों की डिमांड क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है और उनका प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि बाजार में वस्तुएं अपने दाम से ज़्यादा पे मिल रही हैं। क्लियर है ये चीज़? जी सर। यहाँ तक क्लियर है कि इन्फ्लेशन क्या है? कि लोगों की जेब में पैसा है, पैसा है तो वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब वो ओवरली किसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। और प्राइस जब बढ़ता है तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि लोगों की जेब में पैसा है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए प्राइस शूट कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक नॉर्मली क्या करता है, जब जब उसे इन्फ्लेशन काबू करनी होती है तो उसे लोगों की जेब से पैसा निकालना है। समझना, मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, टोटली समझा रहा हूँ जो शायद कोई समझा भी ना पाए। पैसा निकालना है उसे जेब जेब से। पैसा कैसे निकालेगा वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा। इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि कोई भी इंसान जब लोन ले रहा है या कहीं से पैसा उधार ले रहा है किसी बैंक से किसी भी फॉर्म में, तो वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा मतलब यूं समझ लो कि जो गाड़ी उसे 6 लाख की पड़ रही थी वो शायद 6.25, 6.5, 7 या 8 लाख की पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। उससे होगा क्या कि सडन से एक मैसेज मार्केट के अंदर जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? कि जो चीज़ मुझे अब पड़ रही थी वो और महंगे में पड़नी स्टार्ट हो गई। बेसिकली वो पैसा की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि पैसे की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। तो ये एक तरीका हो गया। तो नॉर्मली एक बात याद रखना कि मार्केट क्या स्पेकुलेट करती है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, ये चीज समझने वाली है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, जिस देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। क्यों स्ट्रांग हो जाती है? क्योंकि उस करेंसी में एक बॉन्ड और यील्ड्स होते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बॉन्ड सिक्योरिटीज होती है, ये एक तरह का अनुबंध होता है सरकार के बीच में, बैंक के बीच में। लोग इससे, कॉरपोरेट हाउस इससे पैसा उठाते हैं। तो जब कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के ऊपर, सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाता है। और उससे क्या होता है, बाकी चीज़ें जैसे आपका रियल एस्टेट समझते हो, प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा डालना, गोल्ड, या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट इन करेंसीज,
वहाँ पैसा हट जाता है, वहाँ लोग पैसा कम डालते हैं। फिर जब जब किसी करेंसी की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसके ऊपर रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ये जितने मोड हैं इन पे जो रिटर्न है वो कम मिलता है। इन ये जितने मैंने बताए आपको, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, या अदर इन्वेस्टमेंट होगी कोई, इसका इफेक्ट ये होता है कि उस करेंसी में रिटर्न ज़्यादा मिलने से बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, जिससे कि वो करेंसी स्ट्रोंग हो जाती है। जैसा कि आज के सीपीआई में भी हुआ है कि अगर इसका उल्टा होगा तो गिरेगी और इसका सीधा होगा तो बढ़ेगी। यानी कि कंक्लूजन अगर मैं कहूं कि इस सारी बकवास में से, इस सारे जो डिस्कशन है उसमें से अगर मुझे एक कंक्लूजन निकालना हो अपने लिए, तो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है। नंबर एक, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आईआर का मतलब है इंटरेस्ट रेट लिख रहा हूं मैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है सीपीआई के अंदर तो यूएस डॉलर आपका स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है तो यूएस डॉलर वीक पड़ जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कब बढ़ता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ता है व्हेन, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। जब इन्फ्लेशन क्या होती है? बढ़ती है। और इंटरेस्ट रेट घटता कब है? व्हेन, जब इन्फ्लेशन घटती है। यहां तक ये चारों बातें समझ में आ गई आपको? जी सर। हाँ जी सर। बाकी लोग समझ में आ रही है ये बात? ये बहुत अच्छी बात है, इसको ढंग से समझ लो और ये आपको आगे आगे काम आने वाली है। ये चीज़ याद रखना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो करेंसी स्ट्रोंग होगी, इंटरेस्ट रेट घटेगी तो करेंसी वीक पड़ेगी। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी कब? जब महंगाई बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है। और इंटरेस्ट रेट घटाई कब जाती है? जब इन्फ्लेशन कम हो जाती है। अब दो न्यूज आपकी रहती है, एक सीबीआई की और एक एफओएमसी, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट अनाउंस होती है कि हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, या उतनी ही रख रहे हैं। और सीपीआई में इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है, महंगाई का आंकड़ा आता है, जैसे कि आज आया था। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई बात नोट कर लिया है इस चीज को अच्छे से? सर अब ये जी लास्ट सर। वाली सर ये लास्ट वाली बात बताएं, ये बात जो सीपीआई एक ये एफएमसी से सीपीआई और एफएमसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ डाटा है। ठीक है सर। मतलब एक की आउटकम दूसरे को कहीं ना कहीं डिसाइड करती है। ये जो सीपीआई है और ये जो एफओएमसी है, जो फेडरल मीट होती है हर 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, जैसे अभी कुछ दिन पहले एफएमसी आया था, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि एफएमसी में फेडरल बैंक या फेड क्या करता है? इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है। और सीपीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन का आंकड़ा देता है। और मैंने आपको कहा है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट करते हैं एफओएमसी में, और सीपीआई में क्या आता है? इन्फ्लेशन का डाटा। तो इन्फ्लेशन के डाटे के बेस पे मार्केट ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर देती है कि भाई एफओएमसी में क्या होने वाला है। और इसी वजह से मार्केट इस आंकड़े पे, सीपीआई के आंकड़े पे, डाटा पे रिएक्ट करती है। क्योंकि इन्फ्लेशन ही बताएगा कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है या ज़्यादा करना है, ज़्यादा करना है या फिर कम करना है। अभी जैसे आज के आंकड़े की हम बात करेंगे कि सीपीआई इन्फ्लेशन का जो आज आंकड़ा आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हम बात करेंगे। और वो जो इंडिकेट कर रहा है उससे हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि एफएमसी क्या रह सकता है।
लास्ट टाइम जब फेड की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अनाउंस किया था कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या चीज काबू में है? इन्फ्लेशन। जी सर। और वही आज आंकड़े में दिखा भी है। और हमें पता है कि जब जब इंटरेस्ट रेट उतनी ही बनी रहे या नीचे की जाए, वो करेंसी के लिए नेगेटिव होता है। सेम सेंस में अगर मैं इसमें से एक छोटा सा कंक्लूजन और निकालूं, देखो क्या कंक्लूजन, कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूं अब दोनों न्यूज की, आज यही बड़ा काम हो पाएगा, इसी को सीख लो और ये बड़ा काम आएगा आपको, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अगर मैं इंडिपेंडेंटली सीपीआई की बात करूं तो उसमें इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है। तो आप इसको यूं समझें कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो वो यूएस डॉलर के लिए गुड है, वो करेंसी के लिए क्या है? गुड है। अगर इन्फ्लेशन डाउन होती है तो वो न्यूज यूएस डॉलर के लिए बैड है फॉर करेंसी, या बैड फॉर यूएस डॉलर। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन कम आ रही है तो यूएस डॉलर नीचे गिरेगा। समझ आई मेरी बात? जी सर। जी सर। और उसका रिजल्ट ये होगा, जो अदर पेयर हैं, अदर पेयर कौन से? जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड, ये ऊपर की तरफ भागेंगे, क्लाइंब। सर जब डॉलर घटेगा तब ये ऊपर जाएंगे ना? जी। अपोजिट इनके बीच में जो रिलेशन बनती है, अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर के बीच में और इन पेयर के बीच में, वो रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटिव या जो भी कुछ कहना चाहे, इन नॉर्मल कंडीशंस ऑलवेज नहीं होती, समटाइम पेंडेमिक की वजह से या कुछ और सिचुएशन की वजह से ऐसा एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता, बट नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा फॉलो होता है। समझ आ गई ये बात? जी सर। जी सर। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या कहा मैंने कि इन्फ्लेशन अगर घटती है, सीपीआई की न्यूज आती है, आंकड़े उसमें अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन घट गई है, तो यूएस डॉलर उसमें नीचे की तरफ जाएगा और बाकी पेयर उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसका वाइस वर्सा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यूएस डॉलर भी बढ़ेगा। और जो बाकी पेयर हैं, अदर पेयर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या फिर गोल्ड, जिन पेयर में बाद में लगा यूएसडी वो सब गिरेंगे। ऊपर जाएंगे। नहीं, नीचे की तरफ गिरेंगे ना। यूएस डॉलर अगर ऊपर है तो ये नीचे। जब ऊपर जा रहा है यूएसडी, तो मतलब जब बढ़ रहा है गोल्ड, तो जिनमें बाद में लगा हुआ है, जिन करेंसी में जी, डॉलर लगा हुआ है, क्योंकि वो मैं नीचे करेंसी जाएंगे। पेयर के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जी, बताया था जिनमें आपने। यूएसडी यहां लगा हुआ है, जो बेस करेंसी है वो कोट आपने बताया करेंसी। था, बेस करेंसी कोड करेंसी बताया था आपने। हाँ, तो ये बेस था, ये कोट था। कोट का जी जस्ट उल्टा बिहेव करता है। जी जी। तो इस बात का कंक्लूजन आपने निकाल लिया। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। जी यहां आ जाइए और यहां से पहले यहां आ जाइए फॉरेक्स फैक्ट्री में।
अब ये आज के आंकड़े हैं, इसमें 3 आंकड़े आपको दिख रहे हैं, सीपीआई, सीपीआई, कोर सीपीआई। एक चीज इसमें नोट करनी है, अगर बाई चांस ये तीनों नेगेटिव होती ना, तो मार्केट आज जिस तरीके से दौड़ा है उससे और बुरे तरीके से दौड़ता। यहां अगर आप देखो तो एक्सपेक्ट किया था 5.1 का, पर आया क्या है 5%। यहां एक्सपेक्ट कितने का किया था 0.2% का, पर आया कितना है 0.1%। और यहां कितना है 0.4, तो यहां कितना आया है 0.4। क्लियर है चीज? जी सर। तो यानी आंकड़े जो हैं इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव हैं, मतलब वहां हालात सुधरे हैं, महंगाई कम हुई है। सर इसमें मंथली और ईयरली का ये क्या होता है? पिछले महीने में क्या रहा था, पूरे ईयर में क्या रहा है। ये जो आंकड़ा सर, है ये पूरे ईयर की इन्फ्लेशन रेट को बता रहा है कि ईयर की जो इन्फ्लेशन रेट है अभी वो 5% पे है। इस महीने क्या है 0.1% है। कोर सीपीआई क्या है इस महीने की, वो 0.4% है। अब 3 में से 2 आंकड़े तो वर्स्ट हैं और एक आंकड़ा एज एक्सपेक्टेड के बराबर आया है, वो भी वर्स्ट ही है। तो मार्केट ने इसको डॉलर के लिए क्या लिया, नेगेटिव। डॉलर के लिए नेगेटिव आने से ये पूरी डीएक्सवाई की मूवमेंट क्या हुई, विजिबल है? जी सर। ये पूरी मूवमेंट डाउनवर्ड थी। और इस न्यूज की एक खास बात है कि ये एक तरफा चलती है, जिधर भी चलती है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्पाइक लगाती है। 3 में से 2 आंकड़े जिधर फेवर कर रहे होंगे या तीनों आंकड़े जिधर फेवर कर रहे होंगे, मार्केट बुरी तरह दौड़ेगी। अब ये यूरो का देख लो, ये पूरी मूवमेंट देखो, ये क्या है ऊपर की तरफ, क्योंकि गोल्ड डॉलर इंडेक्स में क्या है नीचे की तरफ। अच्छा। ये इसका अपोजिट बिहेव करते हैं। यहां देख लो पूरी मूवमेंट कहां थी, ऊपर की तरफ। जीबीपीएसडी में देख लो पूरी मूवमेंट कहां है, ऊपर की तरफ। सर एक चीज पूछनी है गोल्ड में। बाद में पूछना, मुझे पता है कि आप क्या पूछ रहे हो कि वो पूरा नीचे क्यों आ गया। हाँ जी वो छोड़ दो अभी उस बात को, पहले हम सीपीआई कवर कर लेते हैं। जी। और पिछले आंकड़े भी अगर आप इसके सर्च करोगे, मान लीजिए कि आप यहां जाते हो और इस पर क्लिक करते हो, तो इसमें कुछ पिछले आंकड़े दिखाई देंगे। नवंबर 10 को आई थी, दिसंबर 13 को आई थी। अब नवंबर 10 में जो मूवमेंट है वो दिसंबर 13 से ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप नवंबर 10 को क्लिक करते हो तो कहाँ गया नवंबर 10, ये रहा। नवंबर 10 में तीनों आंकड़े क्या हैं जी, नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए मार्केट लगभग 300-400 पिप गिरी थी, 300-400 पिप के आसपास। जबकि दिसंबर में अगर आप जाओ, ये दिसंबर 13 के आंकड़े हैं, दिसंबर 13 के अंदर ये दिसंबर 13 में भी तीनों नेगेटिव हैं, बट जी नवंबर 10 के कंपैरिजन में उतना नेगेटिव नहीं है, बट नेगेटिव है। क्लियर? इसी वजह से वहां भी मार्केट क्या थी, गिरी थी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। और अगर इसके अलावा आप आंकड़ा देखो, जैसे मैंने आज इसको स्टडी किया था पूरा न्यूज आने से पहले भी, जनवरी 12 का आंकड़ा देखो, ये जनवरी 12 है। ये देखिए जनवरी 12 में दो तीनों के तीनों एज एक्सपेक्टेड आए थे, दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर दिख रहा है। जी सर। और जनवरी 12 को अगर आप मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट है जनवरी 12।
इतनी सी मूवमेंट है सिर्फ। और अगर आप कौन सा आंकड़ा था इसमें, और नवंबर 10 और दिसंबर 13, नवंबर 10 और दिसंबर 13, ये दिसंबर 13 की मूवमेंट है, दिख रही है। जी सर। नेगेटिव था तो नेगेटिव ही बिहेव किया है। थोड़ी उसके बाद फैब 14 को देखो, फैब 14 का आंकड़ा देखो आप, फैब 14, फैब 14 को अगर आप देखते हो, एक एज एक्सपेक्टेड आया है, दूसरा भी एज एक्सपेक्टेड आया है, और एक में इन्फ्लेशन 6.4% गुड आया है। फैब 14 को, अब फैब 14 को कहाँ गया फैब 14, आगे सर। ये मूवमेंट है देखो मिली जुली, ये वाली दिख रही है। जी सर। तो जितना क्लियर ये डाटा होगा ना, उतनी क्लियर मूवमेंट आपको मार्केट में मिलेगी। अब आज जो डाटा आया था वो क्वाइट क्लियर था, तो मूवमेंट देखिए, अभी तक इस मूव को ये कंटिन्यू कर रहा है नीचे, और अब एक्सपेक्टेड ये है कि कहीं ना कहीं डॉलर के लिए जो सेंटिमेंट है वो वीक है, ये इसको पुश डाउन करना चाहिए नीचे तक, नीचे आगे 1 महीना 2 महीना इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होनी चाहिए। बट ये लेवल जहाँ ये अभी खड़ा है, यहाँ स्ट्रॉन्गली इसके नीचे क्लोज करे, वीक की कैंडल, अगले वीक की, इस ये वीक जो चल रहा है